आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के राजनेता और राष्ट्र नेता नहीं बल्कि वैश्विक नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। आपको बता दें, उन्होंने कई बातें कही इस दौरान कही है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया संकट जो है यूएस इजराइल बनाम ईरान संघर्ष जो चल रहा है उसमें भारत अपनी दूरगामी गति से काम कर रहा है। यह एक सफल नेतृत्वकर्ता की पहचान है। उन्होंने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बारे में उन्होंने कहा कि वहाँ पे जो चुनाव होने जा रहे हैं और उस चुनाव में ममता बनर्जी एसआईआर पर पहले भी हमला की है और उसको लेकर लगातार दिग्भ्रमित कर रही हैं। देखिए, इतना लंबा अंतराल एक जनप्रतिनिधि के रूप में, एक राजनेता के रूप में, प्रशासक के रूप में, और एक दिन की भी छुट्टी ना हो, इससे बड़ा समर्पण जनता के हित चिंतन के लिए क्या हो सकता है। मैं समझता हूं कि जो हम लोग कहते हैं और विपक्ष उस पर प्रहार करता है कि मोदी जी मानव नहीं, ये महामानव है और एक दूरदृष्टा के रूप में आज ये केवल भारत के राजनेता, राष्ट्र नेता नहीं बल्कि ये वैश्विक नेता के रूप में आज इन्होंने अपने आप को स्थापित किया है। दुनिया संकट में है और भारत अपनी द्रुतगामी गति से काम कर रहा है। यही एक सबल नेतृत्वकर्ता की पहचान है। तो ममता बनर्जी ये कह रही है बंगाल तो हम जीतेंगे ही, लेकिन हम जो है दिल्ली भी कुछ करेंगे उसके बाद। ममता जी बंगाल जीतेंगी कि बुरी तरह हारेंगी ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन जनता ने उनको नकार दिया है, ये उनकी अंतरात्मा बता रही है और उनके बयान बता रहे हैं। जिस प्रकार से वो असंयमित बयानों को लेकर आज चर्चा में है, ये उनकी हताशा और निराशा को दर्शाता है। अजहरुद्दीन ओवैसी ने बंगाल में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, वो भी हुमायूं कबीर के साथ, जो कि कभी ममता बनर्जी के साथ हुआ करते थे। ये ममता जी की के नेता ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी की साजिश है, बीजेपी ने उन्हें पैसा दिया। देखिए ये ममता जी की बी टीम है। ममता जी का विधायक और ओवैसी जी की गालियों का संग्रह करा लो आप, तो शायद बीजेपी के बारे में उनके निकले हुए शब्दवेदी जहर रूपी बाण का जो संग्रह होगा वो शायद गिनीज बुक रिकॉर्ड को बनाने के बराबर होगा। और वो कभी कांग्रेस के साथ, कभी आरजेडी के साथ रहे हैं और उनके साथ चुनाव लड़ा है। तो आज वो ममता जी का कहना चाहिए कि एक अंश के रूप में उनकी पार्टी का अब वो चुनाव मैदान में है, सब मिल जाए फिर भी हारेंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी चुनाव आयोग के माध्यम से कितनी भी बाधाएं लगाए, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार को ही चुनेगी। पश्चिम बंगाल में हर स्तर पर ममता बनर्जी ने काम किया। यहाँ की जनता ने एकजुट होकर के जो संदेश दिया था, हालांकि पीडीए की आवाज सेकुलर सिद्धांतों को लेकर के, समाजवादी सिद्धांतों को लेकर के और लोकतंत्र के मूल्यों को बचाने के लिए जो आह्वान किया था, वही आह्वान देश में होगा, वही आह्वान वेस्ट बंगाल में होगा। और कितनी भी पाबंदियां लगा ले भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, लेकिन वेस्ट बंगाल की जनता एक बार फिर ममता बनर्जी जी को वहां पर चुन करके भेजेगी। लेकिन वो तो दिल्ली के लिए भी अब अगला प्लान तैयार कर चुकी हैं। कह रही है बंगाल के बाद दिल्ली, कार्यकर्ताओं को संदेश भी दे दिया है। मैं बात बहुत ठीक से तब समझ सकता हूं जब अपने चैनल का बताइए कौन से चैनल के आप हैं। एबीपी न्यूज। आप तो बंगाल से ही आते हैं। जो काम ममता बनर्जी जी ने किया है बंगाल के हर स्तर पर, जो उन्होंने खुशहाली लाने का काम किया, और मुझे खुशी है इस बात की कि कभी नेताजी ने कन्या विद्याधन और समाजवादी सरकार ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति, उसके सम्मान और समृद्धि के लिए जो काम किए थे, वो बंगाल में आज बड़े पैमाने पे चल रहे हैं। वहां की करोड़ों माताओं को बिना भेदभाव के वहां की सरकार
हर महीने मदद पहुंचा रही है और इस बार तो बजट में उन्होंने बढ़कर के तय किया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि 1976 के समझौते और 1974 के समझौते के बाद श्रीलंका ने लाखों मछुआरों को गिरफ्तार करना शुरू किया और उन्हें कई बातें उन्होंने कही है। और जब गिरफ्तार किया है उसके बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी ने इस बारे में कुछ करने की कोशिश की तो 2008 में उनका साथ दिया गया। एक ज्वाइंट स्टेटमेंट भी पलट दिया गया। तमिलनाडु के लोगों को चुनाव में डीएमके और कांग्रेस की राजनीति का जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि नेहरू ने जो प्रोसेस शुरू किया था उसे इंदिरा गांधी ने पूरा किया और जो कुछ बचा था उसे मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने पूरा किया। मैंने तो कागज दिया ना, एग्रीमेंट की कॉपी दी है ना। एग्रीमेंट की कॉपी ये कहती है कि श्रीलंका को पूरा का पूरा जो समुद्री क्षेत्र है जहां की भारत का अधिकार होता था, इवन आपको पता हो कोई कच्ची बात तो उसका भी डेट मैं बताऊंगा, 26 जून को वो एग्रीमेंट किया था, इसलिए 26 जून वो डेट है। इसमें तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे तमिलनाडु के, करुणानिधि जी के साथ मिलकर जो है ये एग्रीमेंट कर लिया। दोनों एग्रीमेंट जो है करुणानिधि, दोनों के मिनट्स हमारे पास हैं, भारत सरकार की जो मीटिंग हुई है वो भी जो मांगेंगे उनको भी मैं दे दूंगा। आप ये समझिए इसके बाद क्या हुआ। ये 76 के एग्रीमेंट के बाद और 74 का जो कच्ची बेतू का एग्रीमेंट था, इन दोनों एग्रीमेंट के बाद जो सिचुएशन डेवलप हुआ कि लाखों मछुआरे लगातार हमारे जो है वो समुद्र में जाते थे और उनको पकड़ के श्रीलंका रख लेती थी। और इससे भी मन नहीं भरा जब वाजपेयी जी ने इसमें कुछ करने की कोशिश की। 2002-2003 में जो है एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आया था वाजपेयी जी के साथ, उसको फिर से पलट दिया 2008 में। आज मैंने 2008 का भी ज्वाइंट स्टेटमेंट बताया है और जो एग्रीमेंट है 23 मार्च 1976 का वो भी बताया है। इससे ज्यादा कोई घटिया काम कर सकता है? हमारे मछुआरे भिखमंगे हो गए। तमिलनाडु में ये डीएमके जो राजनीति कर रही है कांग्रेस के साथ, उसको जनता को जवाब देना पड़ेगा ना अभी चुनाव के समय। नहीं, आपने यह भी कहा है कि देखिए ये जो सिलसिला है नेहरू जी से शुरू होता है, इंदिरा गांधी जी, और उसके बाद ये सिलसिला चलते रहता है। नेहरू जी का मैंने जिक्र इसीलिए किया कि लोग कहेंगे कच्ची बातू द्वीप आपको पता है कि दान दे दिया, उसमें मैंने लिखा है वो नेहरू जी के समय शुरू हुआ। 1960-61 में जो है उसकी फाइल स्टार्ट हुई और आपको आश्चर्य होगा कि 1961 में MC सीतलवाड़ जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, उन्होंने उस फाइल पर लिखा है कि ये कहीं से भी उचित नहीं है, वो भारत का द्वीप है और भारत को वो अपना जगह नहीं देना चाहिए। इससे फ्यूचर में जो है मछुआरों को समस्या होगी और मछुआरे जेल जाएंगे, क्योंकि वो जो पूरा अपना सी एरिया है जहां की भारत का इंटरनेशनल बॉर्डर पर कंट्रोल है, वो कंट्रोल श्रीलंका के पास चला जाएगा। उन्होंने अटॉर्नी जनरल की बात को 1961-62 में लिखा सीतलवाड़ ने। वही मैंने कहा कि नेहरू जी से जो सिलसिला चालू हुआ वो इंदिरा जी ने जो है इसको पूरा किया, जो बचा खुचा था वो मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी ने पूरा कर दिया 2008 में। एक है मोदी जी को अपने ऑफिस में सबसे ज्यादा लंबा कार्यकाल हो गया है सीएम और पीएम रहते हुए, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए ये बहुत ही गर्व की बात है, फक्र की बात है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते कि 8300 आज 92 दिन है, कल 91 दिन था, आज 392 दिन है। एक व्यक्ति जो छोटे से घर परिवार से आया, जिनके परिवार के लोग जो है चाय बेचते थे, ये खुद भी अपने पिताजी को जो है चाय बेचने में सहयोग करते थे वडनगर रेलवे स्टेशन से, वहाँ से उठकर कोई व्यक्ति आया और उसने गुजरात मॉडल के बाद देश को जो है एक राष्ट्रीय विजन दिया, विकसित भारत 2047 का मंत्र दिया और लगातार जनता की सेवा में, और जनता का विश्वास 8392 दिन से लगातार उनके पास है और जनता का विश्वास बढ़ रहा है। इससे बड़ा गौरवान्वित करने वाला कोई पल जो है भारत के प्रजातांत्रिक इतिहास में, लोकतंत्र के इतिहास में नहीं हो सकता। एक आखिरी सवाल, ममता बनर्जी कह रही है कि बंगाल तो हम जीतेंगे ही, लेकिन अब हम दिल्ली भी ममता बनर्जी की बात मैं बंगाल जाके करूंगा। मैं बंगाल जाऊंगा, पार्टी ने मुझे ड्यूटी लगाई है, मैं बंगाल जाके। चलिए आगे बढ़ेंगे। वेस्ट एशिया विवाद पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा है कि सभी को डिप्लोमेसी का मौका देने की जरूरत है। एनर्जी इस्तेमाल करने वाले देशों के लिए हालात हर पल और भी गंभीर होते जा रहे हैं, क्योंकि यह सिर्फ क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का मामला नहीं है, बल्कि फर्टिलाइजर, खाने पीने की चीज़ों और फार्मास्यूटिकल्स का भी मामला है। पूरी सप्लाई चेन में रुकावट आ गई है। उन्होंने कहा कि हम एक सेंसिटिव दौर में आ गए। Well, the war in West Asia has entered a very critical phase. There has been escalation
since yesterday of an unprecedented level. The Iranians have actually attempted to ostensibly hit the Israeli nuclear research reactor. President Trump has issued a warning which is going to expire today evening. And so therefore the conflict has entered perhaps its most dangerous phase. There are 3,000 ships which are idling in the Persian Gulf and in the Gulf of Oman. So therefore there is a need for everybody to dial down, to give diplomacy a chance. For energy consuming nations, the criticality of the situation only gets more dire every moment, because it is not only about crude oil, it is not only about natural gas, it's about fertilizer, it's about food, it's about pharmaceuticals, it's about essential life-saving drugs. So there is a whole supply chain which has been disrupted. We've entered a very, very, if I may say, sensitive phase in this conflict after 3 weeks of hostilities between Iran, Israel and the United States weighing in on the side of Israel. शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि जनता पर असर पड़ रहा है और एलपीजी की किल्लत बढ़ रही है। यह अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रियों को बुलाकर इस समस्या का ब्यौरा लिया है और वे ईरान, यूएस और इजराइल के संपर्क में हैं। कुछ देश जंग लड़ रहे हैं और इसका खामियाजा पूरी दुनिया भुगत रही है। पूरी दुनिया में इस पर रोक लगाने की जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल गंभीर है, जनता पे असर पड़ रहा है, किल्लत हो रही है, एलपीजी की हो, बाकी सारी चीजों की हो। जैसे रेस्टोरेंट्स हैं, आप रेस्टोरेंट में जाएंगे, रेस्टोरेंट्स खुले हैं पर आधे से ज्यादा आइटम्स मिसिंग हैं क्योंकि शॉर्टेज पड़ रही है एलपीजी की। और तीसरा हफ्ता हो गया है लगातार और किसी तरीके का पीस इनिशिएटिव्स नहीं दिख रहे हैं, कोई भी तरफ से कोई बातचीत भी नहीं हो रही है। तो ये अच्छी बात है, अच्छी पहल है कि प्रधानमंत्री जी ने सारे मंत्रियों को बुलाकर उसका ब्यौरा लिया है कि कैसे हम कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री हम देख रहे हैं कि लगातार ईरान के संपर्क में हैं, इजराइल के संपर्क में हैं, यूएस के संपर्क में हैं, बाकी सारे मिडिल ईस्ट नेशंस के संपर्क में हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं हमें उनको सभी को बताना होगा कि ये सिर्फ इंडिया पे ही इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, दुनिया भर में इम्पैक्ट हो रहा है। कुछ चुनिंदा देश हैं जो वॉर कर रहे हैं और जिसकी वजह से पूरे देश को, दुनिया को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं उस पर रोक लगाने की जिम्मेदारी सभी देशवासियों, दुनिया की। दिल्ली विधानसभा विपक्ष के नेता और आप विधायक आदिशी ने कहा है कि विधानसभा के सत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका होती है। विपक्ष की भूमिका होती है सरकार को जनहित के मुद्दों के बारे में बताना, लेकिन बीजेपी ने पिछले 1 साल में विपक्ष की आवाज़ दबाने के अलावा कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि यह कैसा लोकतंत्र है, वे विधानसभा का सत्र बुला रहे हैं जब विपक्ष को बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता है। विधानसभा के सत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका होती है। विपक्ष की भूमिका होती है सत्ता को आईना दिखाना, उनको जनहित के मुद्दों के बारे में बताना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 1 साल से विपक्ष की आवाज दबाने के अलावा कोई काम नहीं किया। जैसे ही विपक्ष के विधायक जनहित का कोई भी मुद्दा उठाते हैं तो उन्हें असेंबली से उठाकर बाहर कर दिया जाता है। यहां तक कि पिछले सेशन में आम आदमी पार्टी के 4 विधायकों को पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया। पिछले 1 महीने से उन्हें विधानसभा परिसर के अंदर नहीं घुसने दिया, कमेटियों में भागीदारी नहीं करने दी और अब कहा जा रहा है कि उनको बजट सेशन में भी भागीदारी नहीं करने दी जाएगी। ये कैसा लोकतंत्र है? अगर विपक्ष के विधायकों को विधानसभा के अंदर ही नहीं घुसने दिया जाएगा, बोलने ही नहीं दिया जाएगा, तो विधानसभा बुला क्यों रहे हैं? चला लें अपनी सरकार। क्यों बुला रहे हैं विधानसभा का सत्र, क्यों रख रहे हैं चर्चा, जब विपक्ष को बोलने का मौका ही नहीं दिया जाना। जो लिस्ट ऑफ बिजनेस है उसमें कई सीएजी रिपोर्ट फिर से टेबल करने की बात कही गई है, जो आप लोग की सरकार के दौरान। नहीं, बिल्कुल टेबल की जाए। आज खीर उत्सव वहाँ पे मनाया जा रहा है, ट्रांसजेंडर समुदाय, किसान समुदाय, कई अलग अलग वर्गों के लोगों को बुलाया गया है। ये कहते हैं कि सबका ध्यान रखा जाएगा बजट में, मुख्यमंत्री ने खीर खिलाई है। देखिए, सबसे पहला सवाल तो ये है कि जिस विधानसभा में बजट पेश होने वाला है उसके सदस्यों को आपने बाहर क्यों रखा हुआ है? क्या आधार है? क्या आधार है आपके पास 2 महीने से उनको विधानसभा के परिसर के अंदर भी नहीं घुसने देने का? तो आज आम आदमी पार्टी का पूरा विधायक दल एक साथ विधानसभा जाएगा और अगर हमारे 4 विधायक साथियों को विधानसभा में नहीं घुसने दिया जाता तो हम सदन में भागीदारी नहीं करेंगे।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि बजट 2026-27 यह हमारी सरकार का दूसरा बजट है। यह दिल्ली के विकास की गति बढ़ाने वाला बजट है। यह दिल्ली के लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने वाला बजट है। यह दिल्ली के विकास को अधिक गति देगा। बजट 2026-27 हमारी सरकार का ये दूसरा बजट दिल्ली के विकास की गति बढ़ाने वाला, दिल्ली में रह रहे लगभग 3 करोड़ लोगों को सुविधाएं देने वाला, इंफ्रास्ट्रक्चर देने वाला और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने वाला बजट होगा। ये बजट दिल्ली के विकास को और अधिक गति देते हुए दिल्ली की एक पॉजिटिव इमेज, एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां जनसाधारण खुशी के साथ अपना जीवन यापन कर सके, एक ऐसा बजट जिसमें स्टूडेंट्स के लिए बेहतर फैसिलिटीज, एक ऐसा बजट जहां दिल्ली शहर के लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसा बजट जहां बेहतर हवा, बेहतर स्वच्छता, एक हरी भरी दिल्ली। इस बजट में वो सारे सपने सजो करके मैं लेकर के आई हूं जो दिल्ली की जनता वर्षों से देख रही थी। आज समय आ गया है उन सपनों को पूरा करने का। पिछले साल हमने दिल्ली की दिशा बदलने का काम किया और अब से ये दशा बेहतर हो, इसके लिए ये बजट काम करेगा। दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, जिनका आशीर्वाद हम सब पे सदैव बना हुआ है और हमारा भी ये प्रण है कि दिल्ली की जनता की सेवा करते हुए सरकार 24/7 काम करे और दिल्ली को बेहतर और बेहतर और बेहतर हर दिन के साथ में करती जाए। सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे फाइनेंस विभाग के सभी अधिकारियों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस बजट को तैयार किया। मेरे माननीय मंत्रियों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ जिन्होंने अपने अपने विभागों में अपनी पूरी कामों को ग्रीन बजट के माध्यम से अपने पूरे विभाग की कार्य योजना को तैयार किया और दिल्ली को गति देने का काम हमारे इस पूरी दिल्ली सरकार के प्रशासन ने किया। सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, साधुवाद। थैंक यू। शिवसेना यूबीडी सांसद संजय राउत ने कहा कि कोई बता नहीं सकता है कि भारत देश की भूमिका क्या है। उन्होंने कहा कि यह युद्ध जो है यूएस इजराइल बनाम ईरान संघर्ष है, बहुत खतरनाक मोड़ पर आ चुका है। भारत 140 करोड़ लोगों का देश है, लेकिन आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस युद्ध पर अपना जो मत व्यक्त नहीं किए। डर किस बात का है उन्होंने कहा, उन्हें बताना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें बताना चाहिए कि हमारी भूमिका क्या है और हम आगे क्या करने जा रहे हैं। भारत देश की भूमिका क्या है कोई बता नहीं सकता है। मिडल ईस्ट में जो मिनी वर्ल्ड वॉर चल रहा है, मिनी वर्ल्ड वॉर, ईरान, इजराइल, अमेरिका, लेबनान, बाद में अंडरग्राउंड रशिया, चाइना और सब गल्फ कंट्रीज, ये बहुत खतरनाक मोड़ पर ये युद्ध आया है। भारत 140 करोड़ का देश, सबसे बड़ा देश है, लेकिन आज तक प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी ने इस युद्ध के ऊपर अपनी भूमिका, अपना मत व्यक्त नहीं कर पाया। ये डर किस बात का है? आप बताइए आपकी भूमिका क्या है। आप इजराइल जाकर आए और युद्ध शुरू हो गया। आपने प्रेसिडेंट ट्रंप से एक गुलामी का एग्रीमेंट कर दिया है और आज युद्ध होने के 23 दिन बाद भी आपने भारत की भूमिका के बारे में स्पष्ट मत व्यक्त नहीं किया है। तो हाई लेवल मीटिंग का मतलब क्या है? इस प्रकार की हाई लेवल मीटिंग आप करते हो तो देश को बताना चाहिए, ऑल पार्टीज को बताना चाहिए कि हमारी भूमिका क्या है और हम आगे क्या करने जा रहे हैं।
कांग्रेस नेता सुरेंद्र एस राजपूत ने कहा है कि बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव केंद्र के कुशासन के खिलाफ एक शंखनाद होगा। बंगाल में जिस तरह इस शहर के नाम पर तमाम लोगों के साथ बेईमानी की गई है, जनता इनको सबक सिखाने के लिए इंतजार कर रही है। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। बंगाल को चुनाव हो, चाहे असम का चुनाव हो, चाहे केरल का हो, तमिलनाडु का हो या पांडिचेरी का चुनाव हो, ये भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के कुशासन के खिलाफ एक शंखनाद होगा, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। जिस तरीके से एसआईआर की बेईमानी बंगाल में करने की कोशिश की है, हिंदू मुसलमान कराने की कोशिश पूरे देश में कर रहे हैं, घुसपैठियों के नाम पर कभी झारखंड में वोट मांगते हैं, झारखंड में चुनाव खत्म हो जाता तो बिहार में वोट मांगते हैं, फिर बंगाल में, अब असम में वोट मांगने लग गए घुसपैठियों के नाम पर। जितनी भ्रष्ट सरकार असम की हेमंत बिस्वा शर्मा की है, उतनी भ्रष्ट आज तक किसी की सरकार रही नहीं। और जिस तरीके से बंगाल में एसआईआर के नाम पर तमाम तरीके की लाखों लोगों के साथ बेईमानियां करी हैं, जनता इंतजार कर रही है इनको इनकी हैसियत और इनकी जगह दिखाने का। भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी हार होगी इन उपचुनाव में। जेएमएम नेता मनोज पांडे ने असम चुनाव पर कहा कि पार्टी ने फैसला किया कि हम चुनाव में उतरेंगे। गठबंधन पर बात नहीं बनी, इसलिए हमने फैसला किया कि हम अकेले चुनाव में उतरेंगे। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस गठबंधन बरकरार रखना चाहती है तो जिन सीटों की घोषणा हमारी पार्टी के द्वारा की जा रही है, वहां अपना उम्मीदवार ना उतारें। 20 सीटों पर, उन्होंने कहा 20 सीटों पर हम असम में चुनाव लड़ने को तैयार है। देखिए, जहां तक मुझे भी खबर है, देर रात पार्टी ने फैसला किया कि हम चुनाव मैदान में उतरेंगे। गठबंधन पर बातें नहीं बनी तो हम अकेले चुनाव उतरेंगे और सिंबल डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी शुरू हो गया। आज आखिरी दिन है और मैं समझता हूं अगर कांग्रेस थोड़ी भी संजीदा है, गठबंधन बरकरार रखना चाहती है, आसाम में एक सेकुलर गवर्नमेंट बनाने के प्रति ईमानदार है, तो निश्चित रूप से जिन सीटों की घोषणा हमारी पार्टी के द्वारा की जा रही है या की गई है, वहां अपने उम्मीदवार ना उतारें या नाम वापस ले लें। तो मुझे लगता है एक सार्थक प्रयास होगा एक सेकुलर गवर्नमेंट बनाने में। क्योंकि हमारी जो लोकप्रियता है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। हम आसाम के 90 लाख जनता की लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़े हैं। माननीय हेमंत सोरेन जी को आसाम की वो जनता जो आदिवासी बहुतायत में लोग हैं, वो आज सर आंखों पर बिठाने का काम कर रही है और उनकी लड़ाई अब झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ेगा पूरी मुस्तैदी, पूरी ताकत के साथ। तो जनता का विश्वास हमें प्राप्त है, उस अनुरूप हमें मान सम्मान भी मिलना चाहिए। क्या लगता है कितने सीटों पर लगभग आप लोग कंटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, जहां तक मुझे खबर है 19 से 20 सीटों की बात है और वहां के उम्मीदवार भी अंतिम रूप से फाइनल कर लिए गए हैं। हम वहां सिंबल डिस्ट्रीब्यूशन में लग गए हैं, वहां चुनाव चिन्ह आवंटित किए जा रहे हैं, टिकट दिए जा रहे हैं, उम्मीदवारों की घोषणा भी लगातार हो रही है। तो मैं समझता हूं उन 20 सीटों पर हम चुनाव लड़ने को तैयार हैं। कांग्रेस कितने सीट दे रही है? देखिए, इसकी एक्यूरेट जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन अभी तक के वार्ता के अनुरूप 19-20 सीट जहां हम मजबूत स्थिति में हैं, उतनी सीटें तो नहीं दी जा रही हैं। तो हम अपने मान सम्मान, स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे और एक सेकुलर गवर्नमेंट बनाने की ओर हम अग्रसर हैं। हमारे बगैर कोई सरकार नहीं बनेगी। कांग्रेस पार्टी को भी चाहिए कि इस बात को समझे, वहां की जो जमीनी हकीकत है उसे समझे। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।